ऑर्डर ऑर्डर। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मौलाना आजाद हाजिर है। मिस्टर मैजिस्ट्रेट, मैं इस अदालत का वक्त बर्बाद न करते हुए बस इतना कहूंगा कि आज आप और मैं एक बहुत दिलचस्प और इबरत अंगेज तारीख बनाने जा रहे हैं। हमारे हिस्से में ये मुजरिमों का कटघरा है और आपके हिस्से में मैजिस्ट्रेट की कुर्सी। सच तो ये है कि इस काम को अंजाम देने के लिए वो कुर्सी उतनी ही जरूरी है जितना कि ये कटघरा। तो आइए इस यादगार काम को जल्द खत्म कर दें। आने वाला वक्त हमारे इंतजार में है। अभी कुछ दिनों तक ये काम जारी रहेगा, यहां तक कि एक नई अदालत का दरवाजा खुल जाएगा और वो अदालत खुदा के कानून की अदालत होगी और वक्त उसका जज होगा और वही फैसला लिखेगा और उसी का फैसला आखिरी फैसला होगा। मौलाना आजाद की महात्मा गांधी की जय। मौलाना आजाद की महात्मा गांधी की जय। मौलाना आजाद की ऑर्डर ऑर्डर। क्या यही आपका आखिरी बयान है? मैं सत्याग्रही हूं, इस अदालत की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकता। ये मेरा तहरीरी बयान है। हमें उर्दू पढ़ना नहीं आता। पेशकार, तुम सुनाओ। पढ़ता हूँ हुजूर। मैंने बिल्कुल कहा था मौजूदा गवर्नमेंट जालिम है। अगर मैं ये ना कह सकूँ तो क्या कहूँ? मुझसे ये उम्मीद क्यों की जाए कि मैं स्याह को सफ़ेद कहूँ? हमारे फ़र्ज के सामने बस दो ही राहें हैं, या तो गवर्नमेंट नाइंसाफ़ी से बाज आ जाए और अगर बाज नहीं आती तो मिटा दी जाए। आज़ादी हमारा पैदाइशी हक है। कोई इंसान या इंसान की गढ़ी हुई नौकरशाही यह हक नहीं रखती कि खुदा के बंदों को गुलाम बनाए, उन पर हुक्म चलाए। बस इसीलिए मैं मौजूदा हुकूमत को जायज़ नहीं मानता और ये मेरा इंसानी फ़र्ज़ है कि इस गुलामी से मुल्क व कौम को निजात दिलाऊं। ऑर्डर ऑर्डर। गांधी जी की सरबराही में जो रेजोल्यूशन मंजूर हुआ था उसमें कहा था कि मुसलमानों के लिए अंग्रेजी फौज और पुलिस की नौकरी नाजायज़ है। ये मैंने तैयार किया। मैंने पिछले 2 सालों में गांधी जी के साथ और अकेले तमाम हिंदुस्तान का दौरा किया। कोई शहर ऐसा नहीं जहां मैंने ये बातें ना कही हों। अगर ये जुर्म था तो मैंने लगातार ये जुर्म किया है। मैंने पिछले कई सालों से इस जुर्म के सिवा कोई और काम किया ही नहीं। हालांकि गांधी जी ने अहिंसा यानी अदम तशद्दुद पर बहुत जोर दिया था। पुरअमन लोगों पर पुलिस की लाठियां और गोलियां चली, जिसकी वजह से कुछ लोग अपने आप को अदम तशद्दुद के दायरे में नहीं रख पाए। उत्तर प्रदेश के एक गांव चौरी चौरा में गुस्से में आकर कुछ लोगों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यानी तहरीके अदम ताउन को बंद कर दिया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस में 2 तरह की सोच रूनुमा हुई। देशबंधु चित्तरंजन दास जैसी सोच रखने वाले लोग चेंजर्स कहलाए। दूसरी तरफ सरदार पटेल जैसी सोच रखने वाले लोग नॉन चेंजर्स कहलाए। जनवरी 1923 में मौलाना आज़ाद रिहा हुए और उन्होंने देखा कि कांग्रेस को इन 2 गिरोहों में तकसीम होने का खतरा है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम। अरे आइए आइए जवाहर, कैसे? भाई मौलाना मुबारक हो आपको। आप कांग्रेस के सबसे कम उम्र के सदर बन चुके हैं, सिर्फ 35 साल के सदर। शुक्रिया जवाहर। जवाहर, मेरा मानना है कि हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है कांग्रेस का एकजुट रहना। कांग्रेस की तकसीम हरगिज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। इन दोनों अलग अलग ख्यालात के दलों को साथ रखने के लिए आपको कोई तरकीब निकालनी होगी। और हाँ, आप जैसे इस्लाम के इतने बड़े आलिम का सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पे कांग्रेस सदर बन जाना मजहबी गैर जानिबदारी का एक बहुत बड़ा सबूत है। जी, और फिर अब के मुस्लिम सूबों में स्वराज पार्टी की कामयाबी इस बात का सबूत है। पहले से कहीं ज्यादा मुसलमान कांग्रेस के साथ हैं। जी हाँ, और वो भी आपके अखबार अल हिलाल की बदौलत। अरे दोस्त, इतनी तारीफ भी अब मुनासिब नहीं है। नहीं।
हज़रात, आज ये पहला मौका है कि मैं इस बारे में जुबान खोलता हूं। इस इख्तिलाफ ने जो दो जमायतें कायम कर दी हैं, उन दोनों में ही मेरे ऐसे अहबाब मौजूद हैं जिनकी काबिलियत की इज्जत हिंद में रहने वाले हर दिल में होनी चाहिए। ताहम ये बात साफ अर्ज कर दूं, और सबसे पहली बात जो मैं इस इख्तिलाफ के बारे में कहना चाहूंगा वो ये है कि अव्वल रोज से ही इसे जो अहमियत फरीकैन की जानिब से दी गई है, मैं इस बात को कहने की जुर्रत कर सकता हूं कि दरअसल हमारी तमाम मुश्किलात का हल सिर्फ इस एक गलती में छुपा हुआ है। चेंजर और नॉन चेंजर का ये मसला हरगिज ऐसा ना था कि जिसकी वजह से हम अपना इत्तेहाद, अपनी सरगर्मी, अपना सब कुछ जो हमने अब तक हासिल किया है खतरे में डाल दें। मेरी नाचीज राय में हमारा आइंदा तर्ज अमल ये होना चाहिए कि एक तरफ तो हमारी एक जमात काउंसिलों में शामिल हो जाए और दूसरी तरफ बाहर रहकर सरगर्मियां जारी रहें। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दोनों की निगरानी करे। और बाहर का काम क्या हो? तामीरी प्रोग्रामों में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का काम जोरों शोरों से शुरू होना चाहिए। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि एक तरफ कहा जा रहा है कि हिंदुओं को मुसलमानों से बचाओ और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मुसलमानों को हिंदुओं से बचाओ। अब जब हिंदुओं और मुसलमानों की हिफाजत की पुकार बुलंद हो रही है तो जाहिर है ये बदनसीब हिंदुस्तान की हिफाजत का वलवला कब कायम हो सकेगा? हिंदुस्तान में किसी हिंदू संगठन की जरूरत नहीं है और ना ही किसी मुसलमान संगठन की। हमें सिर्फ एक संगठन की जरूरत है और वो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है। हम एक और शख्स का जिक्र करेंगे और वो हैं मोहम्मद अली जिन्नाह। जिन्नाह अंग्रेजी तालीम याफ्ता थे और उन्होंने इंग्लैंड से वकालत पढ़ी थी। वो कांग्रेस के रहनुमा थे और उन्होंने 1905 में बंगाल की तकसीम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उन्हें उस वक्त हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का अजीम सफ़ीर कहा जाता था। गांधी जी की रहनुमाई में जब कांग्रेस ने तहरीके अदम ताउन का रास्ता अपनाया तो जिन्नाह ने कांग्रेस छोड़ दी थी। कांग्रेस छोड़ने की उन्होंने एक और वजह बताई और वो थी कि उन्हें सियासी तौर पर मजहबी मामलात उठाना सही नहीं लगता था और कांग्रेस ने उनके हिसाब से खिलाफत का मसला उठाकर गलत किया था। तहरीके अदम ताउन के बाद जब स्वराज पार्टी ने चुनाव लड़ा तो जिन्नाह ने अपनी एक और सियासी जमात बनाई जिसका नाम था इंडिपेंडेंट पार्टी, क्योंकि इस दौरान कांग्रेस ने कानूनी रास्ते इख्तियार कर लिए थे। जिन्नाह की इंडिपेंडेंट पार्टी और कांग्रेस के बीच रिश्ते अच्छे रहे, पर ये देखते हुए कि मजहबी सियासत के जरिए आवाम को अपने साथ जोड़ना बहुत आसान था, जिन्नाह मुस्लिम लीग में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे। 1928 में बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान के कानून में तब्दीलियां लाने के लिए एक कमीशन भेजा जिसके लीडर थे सर जॉन साइमन। कमीशन में एक भी हिंदुस्तानी नहीं था, इसलिए उसके खिलाफ कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सभी पार्टियों ने जुलूस निकाले। ऐसे ही एक जुलूस में लाला लाजपत राय शहीद हो गए। अंग्रेज़ों को दिखाने के लिए कि हिंदुस्तानी अपने लिए अपने कानून खुद तय कर सकते हैं, पंडित मोतीलाल नेहरू की सदारत में सभी हिंदुस्तानी जमातों के नुमाइंदे एक कॉन्फ्रेंस में मिले। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्नाह ने पहली बार फ़िरका परस्त मांगें रखी जिनकी कांग्रेस ने जमकर मुखालफत की। मौलाना आज़ाद और दूसरे कांग्रेसी मुसलमान रहनुमाओं ने साफ साफ इन मांगों को गलत करार दिया। ये देखकर कि वो अपनी मांगें मनवाने में नाकामयाब रहे, जिन्नाह हिंदुस्तानी सियासत छोड़कर लंदन में वकालत करने चले गए। 1929 में कांग्रेस की पंडित जवाहरलाल नेहरू की सदारत में लाहौर में मीटिंग हुई और उसने मुकम्मल आज़ादी की मांग की और उसे पाने के लिए समाजी हुक्मदुली की तहरीक का ऐलान किया।
जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने अहमदाबाद से दांडी नाम के गांव तक पैदल सफर करके की। दांडी में उन्होंने समंदरी पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी हुकूमत का कानून तोड़ा। तहरीक ने जोर पकड़ा और मौलाना आज़ाद ने मेरठ में एक तकरीर की। इस तकरीर की वजह से मौलाना आज़ाद को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया, इस बार 1.5 साल के लिए। 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को बातचीत के लिए बुलाया। बातचीत का नतीजा ये निकला कि कांग्रेस ने कुछ अरसे के लिए तहरीक को रोक दिया। गांधी जी को कांग्रेस ने अपना नुमाइंदा बनाकर दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भेजा। कुछ सालों बाद अंग्रेज सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू किया, जिसके तहत हिंदुस्तान के सूबों को काफ़ी आज़ादी दे दी गई और हिंदुस्तानियों को इंतखाब यानी चुनाव के जरिए अपने नुमाइंदों को चुनने का और भी बड़ा मौका दिया। मोहम्मद अली जिन्ना कई सालों के बाद लंदन से वापस आकर फिरका परस्ती के नारे जोरों से लगाने लगे। जब इंतखाबात हुए, मुसलमान सूबों में भी मुस्लिम लीग की शर्मनाक हार हुई। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग को कई सीटें मिली और वो भी बहुत हद तक एक गलतफहमी की वजह से। यूपी में काफी भारी तादाद में लोगों ने मुस्लिम लीग की हिमायत की है, क्योंकि उनको ये गलतफहमी हो गई थी कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ मिलकर काम कर रही है। जी, और इसी वजह से शायद उन्हें काफी वोट भी मिले। मोहम्मद अली जिन्ना वैसे नहीं रहे जैसे वो कांग्रेस में हुआ करते थे। उनके रवैये में काफी तब्दीली आ गई है। इससे हमें आगे चल के नुकसान भी हो सकता है। बावजूद इसके हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमें मुस्लिम लीग के साथ इश्तराक करना चाहिए, क्योंकि इससे फिरका परस्ती को कमजोर करने में मदद मिलेगी। जी, मैं भी आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। लखनऊ गया था और इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि यूपी में मुस्लिम लीग के 2 सबसे अहम रहनुमा चौधरी खलीफुज़्ज़मा और नवाब इस्माइल खान, दोनों को वजारत में शामिल करने की जरूरत होगी। और किसी भी सूरत में 9 में से 7 वजीर तो कांग्रेस के ही होंगे। मुझे लगता है मुस्लिम लीग को एक वजारत देना ही काफी होगा। नहीं, देखिए, ऐसी गलती मत कीजिएगा। दोनों को शामिल नहीं किया तो कोई भी सरकार में शामिल नहीं होगा और मुस्लिम लीग हमारी सख्त मुखालिफ बल्कि दुश्मन बन जाएगी। मेरी बात मानिए, वरना कांग्रेस और मुस्लिम लीग का इतिहाद टूट जाएगा। नाजरीन, हुआ वही जिसका डर था। मौलाना आज़ाद की बात को नज़रअंदाज कर दिया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का आपसी इत्तेहाद टूट गया, मुआहदा खत्म हो गया और मुस्लिम लीग कांग्रेस की सख्त दुश्मन बन गई। मेरे मुसलमान भाइयों, कांग्रेस एक सेकुलर कौमी तंजीम होने का दावा करती है, लेकिन हकीकत में वो एक हिंदू तंजीम है जो मुसलमानों पर जुल्म करती है। हाल ही में कांग्रेस इक्तदार के हलकों में फसादात कसरत ले रहे हैं। हमारी रिपोर्ट में कांग्रेस की पोल खोली गई है। कुछ मुसलमानों की मौजूदगी कांग्रेस को कौमी तंजीम बनाने के लिए काफी नहीं है। मुस्लिम लीग बहुत ही अहमकाना इल्जाम लगा रही है। वो क्या सुभाष? मैंने जिन्ना से कहा, आप अपने बेबुनियाद इल्जामों को साबित करो और अगर साबित हो गए तो मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा। जिन्ना साहब कहने लगे कि मुसलमान कांग्रेस से किसी तरह के इंसाफ या गैर जानिबदारी की उम्मीद नहीं करते। देखिए, हम और हमारे जैसे बेशुमार मुसलमान उन्हें संजीदगी से लेते ही नहीं, लेकिन जो तालीम याफ्ता नहीं हैं, ना समझ हैं, उन्हें गुमराह किया जाता है। मुस्लिम लीग ने हिंदू मुस्लिम मुनाफरत के बीज बोए हैं, मुसलमानों को धोखा दिया है और फिर उसके बाद मुजरिम कांग्रेस को ठहराते हैं। ये पार्टी हिंदू महासभा जैसी ही है जो 2 फिरकों में नफरत फैलाकर ही जिंदा रह सकती है। आप इन पार्टियों से क्या उम्मीद करते हैं मौलाना? ये पार्टियां अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टियां हैं। मौजूदा हालात में कांग्रेस पर फिरका परस्ती के इल्जाम के किसी भी मसले का हल आपको करना चाहिए। आप मुसलमानों के खास रहनुमा हैं। आप दिफा करेंगे तो कांग्रेस अपने आप को गैर जानिबदार आसानी से साबित कर सकती है। क्या उम्दा ख्याल है जवाहर जी। मौलाना साहब इस काम के लिए बहुत ही मुनासिब आदमी है। देखिए, मुल्क के इत्तेहाद और तरक्की के लिए मुझसे जो कुछ बन पाएगा मैं जरूर करूंगा।
मौलाना आज़ाद की शख्सियत की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो लोगों में बातचीत के जरिए इत्तेफाक पैदा कर देते। इसीलिए 1940 में गांधी जी ने उन्हें कांग्रेस की सदारत की जिम्मेदारी दूसरी बार पेश की। दोस्तों, 1923 में आपने मुझे इस कौमी मजलिस का सदर चुना था और आज 17 साल बाद दोबारा आपने मुझे ये इज्जत बख्शी है। अगर कुतुब मीनार पर आकर कोई फरिश्ता यह ऐलान कर दे कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कीमत पर हिंदुस्तान को जल्द स्वराज मिल जाएगा, तो मुझे ऐसा स्वराज नामंजूर है, क्योंकि स्वराज न मिलने से सिर्फ हिंदुस्तानियों का नुकसान होगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद टूटने पर पूरी इंसानियत का नुकसान होगा। आज हमारी कामयाबियों का दारोमदार 3 चीजों पर है: इत्तेहाद, नज़्म व नस्र और गांधी जी की रहनुमाई पर एतमाद। 1939 में दूसरी आलमी जंग की शुरुआत हो चुकी थी। एक तरफ थी बरतानिया और अमेरिका जैसी जमहूरियतें और दूसरी तरफ थी फिस्ताई ताकतें जैसे कि जर्मनी और इटली। कांग्रेस पार्टी की हमदर्दी जमहूरी हुकूमतों के साथ थी, पर उनकी अव्वलीन तरजीह थी अपने वतन हिंदुस्तान को एक आज़ाद जमहूरियत बनाना। बरतानवी हुकूमत ने बग़ैर हिंदुस्तानी रहनुमाओं के किसी सलाह मशवरे के हिंदुस्तान को जंग में शामिल कर दिया। इससे नाराज़ होकर कांग्रेसियों ने अपने अपने सियासी ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। मौलाना के बहुत इसरार पर गांधी जी 1940 में निजी तौर पर सत्याग्रह करवाने पर राज़ी हो गए। उसके तहत उनकी चुनी हुई शख्सियात को तकरीरें करने पर गिरफ्तारी के लिए तैयार रहना था। इस तहरीक में मौलाना आज़ाद अपनी तकरीर करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए। दिसंबर 1941 में मौलाना आज़ाद जेल से रिहा हुए। दूसरी तरफ 1940 में सुभाष चंद्र बोस, जो तब तक कांग्रेस छोड़ चुके थे, बरतानवी पुलिस को चकमा देते हुए हिंदुस्तान की सरहद पार कर गए। तकरीबन 2 साल में फिस्ताई ताकतों की मदद से हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए बोस ने हज़ारों की फ़ौज खड़ी की, जो आज़ाद हिंद फ़ौज के नाम से जानी गई। इस फ़ौज में सभी मजहबों के लोग शामिल थे। शाहनवाज़ खां और हबीबुर रहमान आज़ाद हिंद फ़ौज के अजीम रहनुमाओं में से थे और सुभाष चंद्र बोस नेताजी के खिताब से मशहूर हो गए। अब तक जिन्ना की रहनुमाई में मुस्लिम लीग मुल्क की तकसीम करके हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क पाकिस्तान बनाने की बात करने लगी थी। जाहिर था मौलाना आज़ाद जैसे वतन परस्त हिंदुस्तानी मुसलमानों को ये कतई मंजूर नहीं था। जिन्ना बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे वो, और बहुत चाहते थे कि भाई उनकी बात को कोई ना काटे। नेहरू से कुछ ज़्यादा राइवलरी उनकी थी, तो अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया कि ये दिखाऊंगा सबको कि व्हाट आई एम केपेबल ऑफ, मैं क्या कर सकता हूँ। तभी से उन्होंने मुस्लिम लीग को जो है बढ़ावा देना शुरू कर दिया। हालांकि गांधी जी दूसरी आलमी जंग के दौरान अंग्रेज़ों के मुश्किल हालात का फ़ायदा नहीं उठाना चाहते थे, पर मौलाना आज़ाद का नज़रिया अलग था। उनका ख्याल था कि अगर आज़ादी पाने के लिए जंग में शरीक होना भी पड़े तो वो मुनासिब होगा, और इसी सिलसिले में कांग्रेस के सदर की हैसियत से मौलाना की क्रिप्स से बातचीत हुई। मिस्टर आज़ाद, गांधी जी को हिंदुस्तान की आज़ादी का सबसे बड़ा रहनुमा माना जाता है। गांधी जी इस बात के मुखालिफ हैं कि हिंदुस्तान जंग में शरीक हो। दूसरी तरफ आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट होने की हैसियत से हिंदुस्तान को इस जंग में शरीक करने के लिए आमादा कर सकते हैं। बेशक सभी कांग्रेसी महात्मा गांधी का एहतराम करते हैं, लेकिन इस मसले पर मुझे यकीन है कि कांग्रेस और मुल्क के लोगों की अक्सरियत मेरी हिमायत में है। मुझे आपकी बात सुन के बहुत खुशी मिली मिस्टर आज़ाद। क्या आप इस मामले में एक पॉलिसी बनाने को तैयार हैं जिसके तहत जरूरत पड़ने पे आपके मुल्क के बालिग अशखास जंग में शामिल होने के लिए तैयार रहें? लेकिन पहले मैं ज़रा बाकी कांग्रेस के रहनुमाओं से सलाह मशवरा करूंगा और दोबारा आपसे इस बारे में मुलाकात करूंगा। शुक्रिया। मौलाना अपने साथियों से मशवरा करके क्रिप्स से दोबारा मिलने पहुंचे। मिस्टर आज़ाद, पिछली बार भी आप चाय पी के नहीं गए थे। या लीजिए आपकी फेवरेट चाय।
जी शुक्रिया। तो आपने क्या फैसला किया? जी मैं माफी चाहता हूँ, मगर हमें आपकी तजवीज़ मंजूर नहीं। कहीं हिंदू प्रेस ने जो मेरी तजवीज़ों की मुखालिफत की थी उससे तो आपके फैसले पर कोई असर नहीं आया? क्रिप साहब, कांग्रेस हिंदुस्तान की जमात है। न हम हिंदू प्रेस के जेर असर हैं और न मुसलमान प्रेस के। लिहाजा आप इन बातों को सोचकर अपने जहन को और न थकाएं। मिस्टर आज़ाद, आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, इस नाते आपको एक बात की तरफ और तवज्जो देना चाहता हूँ। जी कौन सी बात? गांधी जी अदम तशद्दुद के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हमारे दुश्मनों का साथ देने वाले सुभाष चंद्र बोस गांधी जी अदम तशद्दुद के पुजारी हैं और वो हमेशा से उस पर कायम हैं और आगे भी रहेंगे। इजाजत चाहूंगा। उनके नजदीक और भी उलझनें थी। बड़ी तो वो उन उलझनों को मानते थे जो उनकी पार्टी में ही पनपती थी, पर इनको भी हल करने में मौलाना को कुदरत हासिल हो चुकी थी। नई तहरीक की शुरुआत के लिए बम्बई में कांग्रेस का एक इजलास बुलाया गया। यहाँ गांधी जी ने अज़्म किया कि इस बार मुकम्मल आज़ादी से कम कुछ और कबूल नहीं करेंगे। कांग्रेस के सदर की हैसियत से मौलाना आज़ाद ने हिंदुस्तान का दौरा किया और मुख्तलिफ शहरों लाहौर, दिल्ली, कराची से होते हुए वापस अपने घर कलकत्ता आए। आप फिर जाने लगे, जरा तो दम ले लेते। तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। दिल्ली और लाहौर से आए अभी 4 दिन भी नहीं गुजरे और अब ये बम्बई का सफर आन पड़ा। क्या सफर मुखिर नहीं हो सकता? वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, उसे टाला नहीं जा सकता। दवाई लेते जाइए और सही वक्त पे इसकी खुराक ले लीजिएगा। आप भी अपनी दवा लेते रहिएगा, मुझे आपकी सेहत की फिक्र रहती है। अपना ख्याल रखिएगा। चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और मौलाना को बम्बई में भूला भाई देसाई के घर से गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही अलग अलग मकामात से गिरफ्तार करके पंडित जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली और डॉक्टर सैयद महमूद को कमिश्नर के पास लाया गया। रेलवे स्टेशन पास ही में है, बस कुछ ही देर में हमें यहाँ से रुखसत किया जाएगा। मौलाना, क्या आपको पता है कि गांधी जी भी लाए गए और दूसरे कमरे में रखे गए? अच्छा, पर अफसोस कि हुकूमत हमें उनसे मिलने नहीं देगी। ये आप लोग को कहाँ ले जा रहे हैं? इन रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ बाहर भीड़ नारे लगा रही है। तमाम हुजूम पर लाठी चार्ज करके उनको कंट्रोल करो। तुम लाठी चार्ज नहीं कर सकते। जवाहर सही फरमा रहे हैं, लाठी चार्ज की कोई जरूरत नहीं। जनाब वाला, मुझे सख्त अफसोस है, मगर मुझे इन बातों का हुक्म दिया गया है और मैं इन पर अमल करने के लिए मजबूर हूँ। एक और आसान तरीका है, आप हम लोगों को जल्द से जल्द इस शहर के बाहर ले जाइए। लोग रफ्ता रफ्ता खामोश हो जाएंगे। ले जाइए इन सबको, चलिए चलिए। अरुणा, अपनी सेहत को नजरअंदाज मत करना। आप मेरी फिक्र मत कीजिएगा। और हाँ, आज़ादी की जंग बरकरार रहेगी। जय हिंद। जय हिंद। चलिए। जय हिंद। ये उलझने, गिरफ्तारियां, इसका किसी को खौफ नहीं था। सबके जहन हम आहंगी के उरूज पर थे। हर शख्स के दिल में बस एक ही बात थी, आज़ादी, हिंदुस्तान की आज़ादी। पहली रात के बाद तो लगता है नींद भी हमसे खफा है। अगर हम सब इसी तरह नजरबंद रहे और गांधी जी भी, तो तहरीक आज़ादी का क्या होगा? यही नहीं, जिन्ना को मुसलमान नौजवानों को गुमराह करने का एक और जबरदस्त मौका मिल गया है। बरतानवी हुकूमत बेशक हमें नजरबंद रखे, लेकिन मौलाना का जेल से बाहर रहना निहायत जरूरी है, नहीं तो मिस्टर जिन्ना मुसलमानों को भड़काते ही रहेंगे। लेकिन अब ये लालची खुदगर्ज अंग्रेज हुकूमत हिंदुस्तानियों को नहीं दबा सकेगी। अभी सुभाष को देख लो, उसने अपनी आज़ाद हिंद फौज का ऐलान कर दिया और जहाँ तक मैं सुभाष को जानता हूँ, अंग्रेजी हुकूमत के नाक में दम करके ही रहेगा। मौलाना आज़ाद का कलम जब उठता था, रवां दवां होता था। जिस मौजू पर लिखते थे
तो उसका पूरा हक अदा करते थे। अहमदनगर जेल में उन्होंने जो कुछ लिखा वो उनकी किताब गुबारे खातिर में शामिल हुआ। जंगल के मोर को कभी बागों और चमन की जरूरत नहीं होती। जहां कहीं अपने परों को खोल देगा एक चमनिस्तान खिलेगा। कैद खाने की चार दीवारियों के अंदर भी सूरज चमकता है और चांदनी रातों ने कभी कैदियों और गैर कैदियों में इम्तियाज नहीं किया। जिस कैद खाने में सुबह रोज मुस्कुराती हो, शफक हर रोज निखरे, परिंदे हर सुबह शाम चहकें, ऐसे में कैद खाने में होने पर भी अपने आप को ऐशो मतानियत के सामानों से खाली क्यों समझ लिया जाए। अगर दुनिया की सारी मसनूई खुशनुमाइयाँ ओझल हो गईं तो हो जाएं। सुबह अब भी हर रोज मुस्कुराएगी, चांदनी अब भी जलवा फरोशियां करेगी। हम अपने से बाहर सारी चीजें ढूंढते रहेंगे मगर अपने खोए हुए दिल को कभी नहीं ढूंढेंगे। मैं आपको बतलाऊं इस राह में मेरी कामरानियों का राज क्या है। लोग हमेशा खोज में लगे रहते हैं कि जिंदगी को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाएं, लेकिन ये नहीं जानते कि यहाँ एक सबसे बड़ा काम खुद जिंदगी है। यहाँ इससे ज्यादा आसान काम कोई ना हुआ कि मर जाइए, और इससे ज्यादा मुश्किल काम कोई ना हुआ कि जिंदा रहिए। मैं दिल को मरने नहीं देता। कोई हालत हो, इसकी कोई तड़प कभी धीमी नहीं पड़ेगी। मैं जानता हूं कि यहां जिंदगी की सारी रौनकें इसी मैं कदाए खलबत के दम से हैं। ये उजड़ा और सारी दुनिया उजड़ गई। वाह मौलाना, आप लिखते जाइए, मैं पढ़ता जाता हूं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम। आइए आज हमारे साथ जेल की चाय पीजिए। पिलाइए पिलाइए। मौलाना, कल रात वो बेहतरीन गजल क्या आप अपने रेडियो पर बजा रहे थे? अरे नहीं भाई, आपको थोड़ी गलत फहमी हुई है। हमारा रेडियो तो कमांडिंग ऑफिसर ने रख लिया था। वो शायद पीछे कुछ फौजी बसे हैं, वहां से कुछ रेडियो की आवाज हम तक पहुंच रही थी। काफी अरसे बाद गजल का लुत्फ उठाया और क्या लाजवाब मौसीकी थी। हाँ, नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। भाई मौलाना, शायरी से आपका लगाव तो कुदरती है, लेकिन मौसीकी? हाँ जवाहर, मेरा बचपन से ही मौसीकी से ताल्लुक रहा है। मौसीकी से यानी? अरे भाई, मैंने बाकायदा तालीम हासिल की है, रियाज करता आया हूँ। ये कैसे मुमकिन है? और आपके वालिद ने इसकी इजाजत कैसे दे दी, जबकि वो तो नक्शबंदी सिलसिले के थे? हाँ वो तो थे। वो ऐसा है कि छोटी सी उम्र में ही मैंने वो संस्कृत की किताब थी राग दर्पण, उसका फारसी तर्जमा पढ़ा। वाह, किताब पढ़ के मौसीकी सीख ली। और रियाज? नहीं, ये तो आप सही कह रहे हैं, किताब पढ़ के तो मौसीकी सीखी नहीं जा सकती, उस्ताद की जरूरत होती है। मतलब आपका इल्म अधूरा ही रह गया? नहीं नहीं, मेरे वालिद के एक मुरीद हुआ करते थे, मसीद खान, खानदानी गवैये थे। अगरचे उन्होंने अपना पेशा छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी मैं अब्बू की नजर से बचकर दूसरों के घर में जाकर मुसलसल 4-5 साल तक उनसे तालीम हासिल करता। मौलाना जी, ये आपका टेलीग्राम आया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ मौलाना, किसका तार है?
हमारी बेगम का इंतकाल हुआ। कलकत्ते से तार आया है। बहुत अफसोस हुआ मौलाना। अपने आप को संभालिए, सब्र से काम लीजिए। शुक्रिया जनाब। मैं कुछ देर तन्हा रहना चाहूंगा। खोलिए। किस तकलीफ से उन्होंने उसको सहा होगा। और फिर उसी शाम जब वो गए अपने साथियों के साथ खाना खाने तो वो कंपोज थे। फिर मौलाना जवाहर और आसफ अली ने 3 साल अहमदनगर कैद में गुजारे।